Very good morning, dear students. Today we will start a new topic, cell, our first chapter. Okay. All the living organisms are made up of cell. तो सेल का डेफिनेशन हम लोग याद किए हैं. We have know the definition of cell. Cell is the structural and functional basic unit of life. It is called a structural unit of life as well as it is called functional unit of life. Why it is called a structural unit of life? All living organisms, either they are unicellular or they are multicellular, they are made up of cells, so it is called a structural unit of life. All the functions performed by any organism is actually performed by their individual cells, so it is called functional unit of life. Got it? So who discovered cell at first? ये कहानी काफी पीछे चलती है. About 1665 there is an English scientist called रॉबर्ट हुक. ठीक है. सेल की कहानी तब से शुरू होती है जब इन्वेंशन शुरू हो चुका था माइक्रोस्कोप का. माइक्रोस्कोप मीन्स द इंस्ट्रूमेंट विच इनेबल अस टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो काफी सूक्ष्म चीजों को, काफी छोटे छोटे चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं, है ना. लाइट माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, बहुत तरह के माइक्रोस्कोप हैं. तो शुरुआती दौर में जब माइक्रोस्कोप का इजाद हुआ, खोज हुई, तो उसके बाद छोटी छोटी चीजों को, उन चीजों को जो नेकेड आई से हमें नहीं दिख सकते थे, उन चीजों को देखने का एक क्रम चालू हो गया. उसी क्रम में रॉबर्ट हुक साहब, है ना, ही इज इंग्लिश साइंटिस्ट, ही वॉज इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक. ही ऑब्जर्व फर्स्ट सेल इन हिज सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप. यानी कि वो माइक्रोस्कोप वो खुद से डिजाइन किए थे और डिजाइन करके कॉर्क, जो बार्क होता है, ओल्ड ट्री का बार्क, उससे कॉर्क निकलता है ना, उस कॉर्क का थीन स्लाइस वो कट करते हैं, काफी पतला सा स्लाइस, और कट करके अपने ही माइक्रोस्कोप में, अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में जब उसको ऑब्जर्व किए तो उनको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखता है. कैसा लग रहा है ये? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसा स्ट्रक्चर उनको दिखा. लगा जैसे छोटे छोटे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं. Got it? And these compartments known as celluli. ठीक है. इन कंपार्टमेंट्स को नाम क्या दिए? सेल्यूली. इस सेल्यूली का मतलब होता है लिटिल रूम या लिटिल कंपार्टमेंट. Got it? जब पहली बार वो ऑब्जर्व करते हैं तो उनको इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है. अब इस प्रकार के स्ट्रक्चर को कोई नाम था नहीं, तो पहली बार वो नाम सोचते हैं. ठीक है. और एक बात हम लोग याद रखेंगे कि बायोलॉजी में जितने भी नाम हम लोग लेते हैं या किसी को दिया जाता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट होता है. क्लियर? देखिए, जब वो ऑब्जर्व किए थे तो ऐसा नहीं कि इसके ऊपर ये नाम लिखा हुआ था सेल्यूली या सेल. वो खुद से डिजाइन किए ये नाम, वो खुद से सोचे, क्योंकि उन्होंने कि छोटा सा कमरा, छोटा सा कंपार्टमेंट बना हुआ है, तो इस छोटे कंपार्टमेंट या छोटे कमरे को सेल्यूली वर्ड लैटिन में होता है इसके लिए. ठीक है. और इसी सेल्यूली से वर्ड ड्राइव हो गया, कौन सा? सेल. Got it? सेल्यूली से ही सेल वर्ड डिराइव किया गया. इस प्रकार से इस सेल वर्ड की खोज हुई. क्लियर? तो जो पहली बार रॉबर्ट हुक साहब सेल डिस्कवर किए थे, दैट वाज एक्चुअली डेड सेल. और इस सेल वर्ड को सबसे पहले यूज कौन किए थे? ये भी रॉबर्ट हुक साहब ही थे. ठीक है. उनके कुछ सालों के बाद एक और साइंटिस्ट थे, एंटनी वॉन लीवेनहॉक. ही ऑब्जर्व एट फर्स्ट सम लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो पहला लिविंग सेल ऑब्जर्व करने का क्रेडिट लीवेनहुक को चला जाता है.
क्लियर। न्यूक्लियस डिस्कवर करने का खोज क्रेडिट रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। ये भी रॉबर्ट, ये भी रॉबर्ट, ये रॉबर्ट हुक और ये रॉबर्ट ब्राउन, याद रखना है इसको, ठीक है। न्यूक्लियस वर्ड आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, तो कभी बार कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर के वो केमिस्ट्री में जो न्यूक्लियस का डिस्कवर किए थे ना रॉबर्ट रदरफोर्ड साहब, तो कुछ बच्चे गलती से उनका नाम दे देते हैं, ठीक है। आई हैव आस्क्ड मेनी टाइम्स टू सम स्टूडेंट्स उनका ये भी था कि सर न्यूक्लियस तो रदरफोर्ड खोजे थे, तो वो न्यूक्लियस का बात नहीं कर रहे। यहाँ पे न्यूक्लियस, किस न्यूक्लियस का बात कर रहे हैं हम लोग? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है उस न्यूक्लियस का बात कर रहे हैं, एंड दैट न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। अब लिविंग सेल के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। लिविंग सेल के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड पाया जाता है, और उस जेली लाइक फ्लूइड को सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म बोले थे कौन? पुरकिंजे साहब, ठीक है। यानी कि डेड सेल के अंदर वो जेली लाइक फ्लूइड नहीं होगा, लिविंग सेल है तो वो जेली लाइक फ्लूइड पाया जाएगा, क्लियर। तब एक साइंटिस्ट थे हक्सले साहब को यूं लगा कि एक्चुअली में सेल अगर लिविंग है तो उसका लिविंग चीज वो प्रोटोप्लाज्म ही है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट दिए कि प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, गॉट इट। यानी कि सेल अगर लिविंग है तो किसके कारण लिविंग है? प्रोटोप्लाज्म के कारण लिविंग है। और एक्चुअल जो लिविंग चीज होता है सेल के अंदर, लिविंग थिंग होता है सेल के अंदर, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म, क्लियर। तो फिजिकल प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये कहना था हक्सले साहब का। और प्रोटोप्लाज्म टर्म पहली बार क्वाइंड कौन दिए थे? वो थे पुरकिंजे साहब, ठीक है। ये बहुत डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम है जो कि सेल से जुड़े हुए हैं, इनको याद रखना है, बहुत बार पूछे गए हैं ये सारे नाम। फिर दो साइंटिस्ट थे ये दोनों, स्लाइडेन एंड स्वान, बोथ आर फ्रॉम जर्मनी, राइट। और ये दोनों साइंटिस्ट स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन जो थे वो बोटेनिस्ट थे और स्वान जो थे वो जियोलॉजिस्ट थे। बॉटनी जियोलॉजिस्ट डू यू नो मीन्स जो बॉटनी का स्टडी किए हुए हैं, जियोलॉजिस्ट मीन्स जो जियोलॉजी का स्टडी किए हुए हैं। अब बॉटनी जियोलॉजी होता क्या है? तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, ठीक है। तो ये स्लाइडन साहब थे, ये प्लांट का स्टडी किए हुए थे। स्वान साहब थे, ये एनिमल का स्टडी किए हुए थे। एनिमल के स्टडी को जियोलॉजी बोलते हैं, और जो जियोलॉजी पढ़े उसको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्लियर। अब दोनों को एक साथ हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, तो जो बायोलॉजी पढ़े वो बायोलॉजिस्ट, क्लियर। तो स्लाइडेन और स्वान साहब दोनों जर्मनी के थे, और ये दोनों मिलकर के पहली बार सेल थ्योरी दी, ठीक है। तो सेल थ्योरी में वो क्या क्या बोलते हैं स्लाइडेन साहब और स्वान साहब? तो उनका कहना था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आइदर दे आर प्लांट इनके अनुसार और दे आर एनिमल्स, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल, क्लियर। इनका दूसरा स्टेटमेंट था कि ऑल द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एनी प्लांट और एनी एनिमल मीन्स एनी ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म्ड बाय देयर सेल्स। ये दो स्टेटमेंट बोल दिए, और यही दो स्टेटमेंट तो हमारे सेल के डेफिनेशन में है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जो सेल का डेफिनेशन डिराइव किया गया है वो सेल थ्योरी से ही, समझ में आई बात। इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो उसी सेल थ्योरी को थोड़ा सा और एक्सटेंड किए, या फिर मॉडिफाइड बोल सकते हैं, मॉडिफाई किए, और एक अपना स्टेटमेंट उसमें ऐड कर दिए। और रुडोल्फ विर्चो का स्टेटमेंट ये था कि ऑल सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनली, यानी अगर कोई नया सेल जन्म ले रहा है, नया सेल बन रहा है, तो वो नया सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा। अपने आप कोई सेल जन्म नहीं लेता, जब भी नया सेल बनेगा तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा, क्लियर। या फिर नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही बनेगा, यही इनका एक्चुअल में कहना था, समझ में आई बात। तो सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान एंड इट इज मॉडिफाइड और एक्सटेंडेड बाय रुडोल्फ विर्चो। इतने साइंटिस्ट का नाम हम लोग याद रखेंगे
सेल से। क्लियर? इसके बाद कुछ ऐसे ही 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं कि विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, यू नो, आई थिंक PPL, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन या नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट सेल कहने का मतलब क्या हुआ और लॉन्गेस्ट सेल कहने का मतलब क्या हुआ? लार्जेस्ट सेल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम, कि किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है ना? इस धरती पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट है वो है ऑस्ट्रिच का एग। अंडा देखे ना, एक वो एक सेल है, जैसे हम लोग हेन का, बत्तख का, ये सब अंडा देखे हैं, मुर्गे का अंडा हम लोग खाते भी हैं, तो वो एक अंडा मतलब एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही ऑस्ट्रिच का एग काफी बड़ा सा होता है और वो एक सेल है, इट इज द लार्जेस्ट सेल। समझ में आई बात? ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेप एंड साइज ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन व्हाट? डिफरेंट प्रकार के शेप वाले सेल हैं दुनिया में, जब उनको ऑब्जर्व किया गया, देखा गया है ना। कुछ ओवल है, कुछ राउंड है, कोई पॉलीगोनल है, कोई स्टार शेप का है, कोई इलोंगेटेड है, कोई स्पिंडल शेप का है ना। बहुत प्रकार के शेप हैं सेल के। तो सेल का शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेल का साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स अपॉन देयर फंक्शन। ठीक है, जैसा फंक्शन वैसा ही शेप, वैसा ही साइज। किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो किसी ऑर्गेनिज्म का साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सेल के ऊपर या साइज ऑफ सेल के ऊपर? इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सेल। यानी कोई ऑर्गेनिज्म काफी बड़ा सा दिख रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसका सेल बड़े बड़े होंगे, उसमें नंबर ऑफ सेल काफी ज्यादा हो चुका है, इसी कारण उसका साइज, उस ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा हो चुका है। ठीक है, समझ में आई बात? अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल के ऊपर। तो इफ वी टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या क्या उसमें पाए जाएंगे? तो देर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स, 3 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एंड दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर या बाउंड्री या कवरिंग ऑफ सेल। ठीक है, प्लांट सेल में एक एडिशनल लेयर भी होता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। क्लियर? बट उसको बेसिक हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बेसिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों में पाया जाता है। बट तो द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि आउटर मोस्ट कवरिंग या बाउंड्री या लेयर ऑफ सेल। क्लियर? सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो फ्लूइड भरा पड़ा है, द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इन्हीं दोनों को, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? तो कुछ साइंटिस्ट या कुछ बुक में सेल का डेफिनेशन ऐसे भी दिया जाता है कि सेल इज एक्चुअली मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का मास बहुत छोटा सा, अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड रहे मतलब कि वो सेल है। अब प्रोटोप्लाज्म मींस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। क्लियर? दिस साइटोप्लाज्म it may contain some jelly-like fluid along with cell organelles। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं पढ़ेंगे सर के बारे में। एंड ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। द मेजर सेल ऑर्गेनल इज न्यूक्लियस। ठीक है, जो एनिमल सेल में सेंटर में होता है और प्लांट सेल में थोड़ा सा पेरिफेरल रीजन में होता है, लेकिन होता है दोनों में। करेक्ट? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बस इनका स्ट्रक्चर, इनका हमको स्टडी करना है। शुरुआत करते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। नाउ वी फोकस ऑन सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। करेक्ट?
तो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरीज दी गई है ना। उतने सारे थ्योरीज का स्टडी हम नहीं करेंगे। जो सबसे वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है, वेल एक्सेप्टेड कहने का मतलब जो सबसे सही थ्योरी लगा, हम लोग उस थ्योरी का स्टडी करेंगे, है ना। एंड दिस थ्योरी इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। हु प्रपोज दिस थ्योरी? इट इज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, तो सिंगर एंड निकोलसन साहब जो सेल थ्योरी प्रपोज की, उस सेल थ्योरी के अनुसार इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर ऑफ लिपिड। लिपिड का 2 लेयर है। ये लिपिड के लेयर को हम रिप्रेजेंट किए हैं, है ना, along with प्रोटीन। प्रोटीन में भी इंटीग्रेटेड या embedded और इट में भी सरफेस प्रोटीन, है ना। प्रोटीन इस लिपिड बाइलेयर में धंसा हुआ हो सकता है, embedded हो सकता है, या फिर इसके सरफेस पे पाया जा सकता है। क्लियर? इस सरफेस पे हो या इस सरफेस पे हो, ये सरफेस वाला प्रोटीन हो गया। और एक प्रोटीन होता है जो इसमें embedded होता है, अंदर में धंसा हुआ होता है। क्लियर? ये है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर। और ये जो हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, एक सर्कुलर छोटा सा और इसमें 2 लाइनिंग दिया हुआ है, तो हर एक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है फैटी एसिड, है ना। फैटी एसिड, फैटी एसिड का ये हेड रीजन है और ये टेल रीजन है। क्लियर? तो ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड का हेड और फैटी एसिड का टेल रीजन। तो फैटी एसिड का ही ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे से मिला हुआ, तो ये लिपिड का लेयर बनाता है। तो लिपिड के कितने लेयर हो गए? 2 लेयर। तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर अलोंग विथ प्रोटीन। यही हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? तो सबसे पहले ये जो होता है ना सेल मेम्ब्रेन, इट सेपरेट्स सेलुलर कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सेल के अंदर जो कुछ भी पाया जा रहा है उसको ये सेपरेट करता है बाहर के इन्वायरमेंट से। करेक्ट? सेपरेट करके बनाता है कि भाई ये इस सेल का कंटेंट है, इस सेल का मटेरियल है, सेल का प्रोटोप्लाज्म है। करेक्ट? दूसरा, ये एक शेप प्रोवाइड करता है, चाहे जैसा भी हो, एक शेप तो प्रोवाइड करेगा ही। क्लियर? एंड इसका पिक्यूलियर प्रॉपर्टी क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। इस वर्ड को हम लोग समझते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय सेलेक्टिवली परमेएबल, है ना। सेलेक्टिवली परमेएबल मीन्स it allows to pass only selected material, either it is solvent or it is solute particle. Clear? solute हो या solvent हो, अगर वो जरूरी है सेल के लिए तो उसको सेल के अंदर आने देगा, और अगर वो एक्सेस है या फिर हार्मफुल है सेल के लिए तो उसको सेल से बाहर लेकर के जाएगा। इस प्रकार के मेम्ब्रेन को हम लोग बोलेंगे सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ ऐसा ही वर्ड और होता है, उन सारे वर्ड्स को देख लेते हैं। एक होता है सेमी परमेएबल। सेमी परमेएबल मीन्स द मेम्ब्रेन और द लेयर विच अलाउज टू पास ओनली सॉल्वेंट, नॉट द सॉल्यूट। क्लियर? वैसा लेयर, वैसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट को जाने दे, सोल्यूट को जाने ना दे, उस प्रकार के लेयर या मेम्ब्रेन को बोलेंगे हम लोग सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। परमेएबल अगर लिखा हुआ वर्ड हो तो परमेएबल मीन्स विच अलाउज टू पास ऑल द मटेरियल, कुछ भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सॉल्वेंट हो, सोल्यूट हो, व्हाट एवर इट इज, ये सब को आने जाना रहता है कि जाइए भैया, हम रोकने टोकने वाले कोई नहीं होते। इम्परमेएबल मीन्स which does not allow anything to pass, कुछ भी चीज हो। ठीक है, कोई भी आई कार्ड दिखा दे कि हम बहुत जरूरी हैं सेल के लिए, जाने दीजिए ना सर, फिर भी उसको जाने नहीं देगा, बिकॉज दैट लेयर, दैट मेम्ब्रेन इज इम्परमेएबल। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की परमेबिलिटी हो सकती है। एक तो परमेएबल, फुल्ली परमेएबल, जो किसी को आने जाने दे। इम्परमेएबल भी हो सकता है कोई लेयर जो किसी को आने जाने ना दे। हम कोई लेयर का बात करें, इसका बात हम नहीं कर रहे हैं बालक। ठीक है,
हम कोई भी लेयर का बात कर रहे हैं, वो लेयर 4 प्रकार का हो सकता है। या तो परमेबल हो सकता है जो किसी भी चीज को आने जाने दे, या इम्परमेबल हो सकता है जो किसी को आने जाने ना दे, या सेमी परमेबल हो सकता है जो सिर्फ सॉल्वेंट को आने जाने दे, सोल्यूट को रोक ले, या फिर सेलेक्टिवली परमेबल हो सकता है जो किसी भी मॉलिक्यूल को आने जाने दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर इंपॉर्टेंस। ठीक है, वो सिलेक्ट करता है कि सेल के लिए जरूरी है तो अंदर आने देगा, सेल के लिए हार्मफुल है या एक्सेस है तो उसको सेल से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो अगर इन चारों प्रॉपर्टी को हम लोग समझ गए हैं तो हम लोग क्लियर कर बता सकते हैं कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमेबल होगा, तभी एक सेल सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि सेल को सर्वाइव करने के लिए सॉल्यूट भी चाहिए, सॉल्वेंट भी चाहिए, और वो जरूरत है तो उसको सेल के अंदर आना चाहिए। सेल के अंदर कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है तो उसको सेल से बाहर जाना चाहिए, है ना। तो दोनों चीज यहाँ पे होना जरूरी है। दैट्स वाई सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर? इट अलाउज सेल या इट प्रोवाइड सेल टू रिकॉग्निशन कैपेसिटी। सेल मेम्ब्रेन के कारण ही किसी सेल की पहचान होती है। ठीक है, क्लियर? तो सेल मेम्ब्रेन के कारण ही एक सेल दूसरे सेल को पहचानता है। हमारे शरीर में जितने भी सेल हैं देखा जाए सभी दूसरे को पहचानते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेके चलते हैं। हमारे बॉडी में है WBC विच है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम लोग सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं। इट हैज कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज सेल्फ सेल यानी कि अपनी बॉडी का सेल एज वेल एज फॉरेन पार्टिकल्स या बाहर का सेल। ठीक है, तो अगर वो सेल को पहचानता है तो सेल का सेल मेम्ब्रेन देख के ही पहचानता होगा ना। जैसे हम लोग किसी इंसान को जानते हैं तो उसका शकल सूरत देख के ही पहचानते हैं भैया ये है। अब अंदर से कौन जानते कैसा। ठीक है, इन सेम वे अगर WBC सेल को पहचान रहा है तो सेल के सेल मेम्ब्रेन को देख के ही पहचानता है। ठीक है, उसके ऊपर रहते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स जिसको आइडेंटिफाई करता है। आगे क्लास में आप लोग पढ़िएगा इसके बारे में। ठीक है, तो पहचान लिया कि भाई अपने बॉडी का सेल है, हमको कुछ नहीं करने का है, और उस प्रकार का पहचान उसको किसी पैथोजन में नहीं दिखता, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं दिखता। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर इन्वेड कर दिया है, आ गया है पैथोजन, तो WBC उसको देखता है और पहचान जाता है कि हमारे बॉडी का सेल नहीं, कहीं बाहर का सेल है, और उसको किल कर देता है, मार देता है। ठीक है, यानी कि पहचान दिलाने का काम भी कौन करता है, ये सेल मेम्ब्रेन ही करता है। चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हमारे बॉडी का हो तो पहचान ले कि हमारी बॉडी का है। कोई पैथोजन आ रहा है तो उसका भी तो आउटरमोस्ट सरफेस होगा, उस आउटरमोस्ट सरफेस को देख के वो पहचान जाता है कि भैया ये हमारे बॉडी का नहीं लग रहा, ये कहीं बाहर का है। तो ये प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन कैपेसिटी। ठीक है, इसके बाद इट हेल्प्स इन इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मींस इनटेक ऑफ मटेरियल बाय इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। कभी कभार सेल को कुछ जरूरत होता है, ऐसा जनरली देखने को मिलता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टीसेलुलर में ऐसा नहीं होता। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर किसी चीज की जरूरत होता है तो सेल मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करके उस चीज को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे अमीबा के केस में। ठीक है, अमीबा के केस में ये हम लोग अमीबा बनाए हैं। क्लियर? इस अमीबा को अगर फूड चाहिए होता है, मान चलते हैं फूड, ये अमीबा था ये फूड, अगर उसको फूड चाहिए होता है तो फूड के चारों ओर अपने सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड कर देता है। एक्सटेंड करने के बाद क्या करता है, तो ये एक्सटेंशन जो है इसका ये यू 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 होते हुए ये मिल जाता है और ये बन जाता है अंदर में वैक्यूल, और ये ऊपर से रिपेयर कर दिया। इस प्रकार से क्या किया, अपने सेल मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करते हुए सॉलिड मटेरियल को अपने सेल के अंदर ले लिया। इस प्रकार के प्रोसेस को बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस में बी 2 टाइप्स, फाइगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस मींस सेल ईटिंग। यहाँ पे सॉलिड चीज को अपने बॉडी के अंदर लिया, सॉलिड चीज बॉडी के अंदर लेना ईटिंग कहलाता है, इसी को बोलेंगे फाइगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग। अगर यहीं पे सॉलिड चीज ना लेकर के ये कुछ लिक्विड को अपने बॉडी के अंदर लेता तो इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, यानी कि सेल ड्रिंकिंग। गॉट इट? तो इंडोसाइटोसिस यानी कि पिनोसाइटोसिस हो या फाइगोसाइटोसिस हो, इसमें हमारा सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बाय डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू या ऑस्मोसिस के थ्रू ये मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो डिफ्यूजन क्या है,
डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। इट किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर डिफ्यूजन कहलाता है ना। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी भी चीज का डिफ्यूजन हो सकता है। क्लियर? यानी कि डिफ्यूजन ऑल स्टेट ऑफ मैटर में संभव है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। लेकिन अगर ऑस्मोसिस का बात करें तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच movement of water molecule occurs from its higher concentration to its lower concentration through a semi-permeable membrane या selectively permeable membrane। क्लियर? एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन जिसमें किसका डिफ्यूजन होना है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होना है, वो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। इस प्रकार के डिफ्यूजन को हम लोग ऑस्मोसिस नाम दिए हैं, है ना। और ऑस्मोसिस में भी इंडोऑस्मोसिस और इट में भी एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, इंडोऑस्मोसिस मींस वाटर अगर सेल के अंदर जा रहा है तो इंडोऑस्मोसिस, सॉरी, और वाटर अगर सेल से बाहर जा रहा है तो एक्सोऑस्मोसिस। ऑलराइट, जो हम लोग बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे कि सपोज कि ये सेल है ना, इस सेल को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ये बाहर का एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एबंडेंट अमाउंट में है, काफी ज्यादा अमाउंट में है, और सेल के अंदर ऑक्सीजन कम अमाउंट में है। तो हो गया ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बाहर में ज्यादा अंदर में कम। तो ये ऑक्सीजन खुद ब खुद डिफ्यूज होकर के सेल के अंदर चले जाएंगे। और सेल के अंदर रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू इस ऑक्सीजन का यूज किया जा रहा है और वहां पे बनेगा CO2। तो सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द गैस ओनली। ठीक है, तो सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है और एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन कम है, तो ये CO2 इस सेल से बाहर निकल जाएगा। बाय विच प्रोसेस? बाय डिफ्यूजन। इस प्रकार से गैसियस सेक्शन जो हो गया सेल में, अब ये यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, हर किसी में गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही होना है। चलिए बात करते हैं ऑस्मोसिस का। अगर यही डिफ्यूजन वाटर का हो, ठीक है, फिर से ऐसे हम लोग एक नकली वाला बनाते हैं इसे। क्लियर? और रहते हैं किसी पॉट के अंदर, किसी बर्तन के अंदर। अगर इस सेल में भी पानी वाटर है, अगर जितना वाटर कंटेंट सेल के अंदर है इससे कहीं ज्यादा वाटर कंटेंट सेल के बाहर हो, है ना, बाहर में वाटर ज्यादा हो, सेल के अंदर वाटर कम हो, तो क्या होगा, वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर की ओर होगा। अगर वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर की ओर हो रहा है तो इसको बोलेंगे इंडोसाइटोसिस। ठीक है, यही अगर कंडीशन उल्टा हो जाए कि अंदर में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए बाहर की तुलना में, तो अंदर का वाटर बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि वाटर में भी डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अगर सेल के अंदर वाटर ज्यादा हो गया, अगर हो गया, कब बात कर रहे हैं, कब होगा कंडीशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, अगर सेल के अंदर वाटर ज्यादा हो गया तो ये वाटर बाहर निकलेगा ना, क्योंकि अंदर में वो वाटर ज्यादा है, अंदर बाहर में वाटर कम है। तो जब वाटर का मूवमेंट अंदर से बाहर की ओर हो तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्सोस्मोसिस, सॉरी, इंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। क्लियर? अब वो कंडीशन देखते हैं कि किस कंडीशन में इंडोस्मोसिस होगा और किस कंडीशन में एक्सोस्मोसिस होगा। अभी दो वर्ड हम लोग समझ रहे थे। सेल के अंदर अगर वाटर जा रहा है तो इंडोस्मोसिस, सेल से बाहर वाटर आ रहा है तो एक्सोस्मोसिस। किस कंडीशन में इंडोस्मोसिस होगा और किस कंडीशन में एक्सोस्मोसिस होगा। ठीक है, तो ये तीन तरह का सॉल्यूशन हो सकता है। तीन तरह का सॉल्यूशन हो सकता है इसके। एक हो सकता है हाइपोटोनिक,
एक हो सकता है हाइपरटोनिक, और एक तीसरा और हो सकता है आइसोटोनिक। ये तीन ही प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं दुनिया में, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। ये कोई सेल है या कोई ऑर्गेनिज्म, सेल या ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, इसे एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा गया है जो हाइपोटोनिक हो। हाइपोटोनिक कहने का मतलब हाइपो मीन्स लेस और टोनिक मीन्स कंसंट्रेटेड, यानी कि बाहर जो सॉल्यूशन लिया गया है इसका कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से कम है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से कम है, मतलब कि बाहर में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्लियर? सेल का भी कुछ कंसंट्रेशन है, यानी कि वाटर में कुछ डिजॉल्व सॉल्यूट्स होंगे, इसमें भी वाटर लिया गया है और कुछ डिजॉल्व सॉल्यूट्स लिया गया है। बाहर में हाइपोटोनिक मतलब बाहर में सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम होना मतलब वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होना। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर में सोल्यूट कम है, वाटर ज्यादा है, तो ये वाटर बाहर से अंदर की ओर सेल के अंदर मूव करने लगेगा। तो क्या होगा यहाँ पे? इंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इंडोसाइटोसिस टेक्स प्लेस। आते हैं हाइपरटोनिक में। हाइपर मीन्स मोर और टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन, मीन्स द सॉल्यूशन विच इज टेकन आउटसाइड इज मोर कंसंट्रेटेड देन द सेल। सेल का जितना भी कंसंट्रेशन रहा हो, इससे कहीं ज्यादा कंसंट्रेशन बाहर के सॉल्वेंट का है, बाहर के सॉल्यूशन का है। ठीक है, कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है मतलब सॉल्वेंट कम है बाहर में, वाटर कम है बाहर में, इन कंपेयर टू दिस सेल और दिस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बाहर में वाटर कम है, अंदर में वाटर ज्यादा है, तो ये वाटर अंदर से बाहर की ओर आने लगेगा और इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। क्लियर? एक्सोस्मोसिस अकर्स इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आते हैं तीसरा आइसोटोनिक में। जितना कंसंट्रेशन सेल का उतना ही कंसंट्रेशन बाहर का। ठीक है, अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन बराबर है मतलब कि सॉल्वेंट यानी कि वाटर कंसंट्रेशन भी बराबर है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का ग्रेडियंट नहीं बन रहा, सो हियर नो मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से, है ना। इसी को दो तीन प्रकार से पूछा जा सकता है कि अगर किसी सेल को प्लेस कर दिया है एक हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक कंडीशन में, या फिर किसी फिश को हम लोग दे दिए हैं, एक मेराइन फिश को दे दिए हैं फ्रेश वाटर फिश में, या फ्रेश वाटर फिश को दे दिए हैं मराइन फिश में, इस प्रकार से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। या फिर किसी एग को लिए हैं, एग के ऊपर का शेल कवच उसको डिजोल्व कर दिया गया है किसी तरीके से, और डिजोल्व करने के बाद उस सेल को प्लेस कर दिया गया है हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, तब क्या होगा। ठीक है, तो पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट हमारा आंसर यही होगा। बस हमको फाइंड आउट करना है कि जो सोल्यूशन लिया गया है या फिर जिस मीडियम में रखा गया उस ऑर्गेनिज्म को, वो हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है ना। उसका जरूर बता देंगे कि इंडोऑस्मोसिस होगा या एक्सोऑस्मोसिस होगा। आइसोटोनिक, इसमें तो कोई मूवमेंट होता ही नहीं है, इसलिए इसके सवाल नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस की बात करेंगे, फिर हम लोग डिफरेंट सेल ऑर्गेनल का चर्चा करेंगे। टेक केयर, बाय।